दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी किसने इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी किस पर लगता है और जीएसटी किस पर नहीं लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जीएसटी की जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जीएसटी होता क्या है। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट होगा, जीएसटी क्या होता है। तो देखिए, जीएसटी की सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपके सामने क्या, एक फुल फॉर्म कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हो गया जीएसटी का पूरा नाम। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस सिंपल था। अब दूसरी चीज कि जीएसटी कब से लागू हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो इसे पास किया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जो इसे पास किया गया था वो किया गया था 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 2017। लेकिन ये जो लागू हुआ था यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम, ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2017। तो पहली चीज हमने देखी कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरी चीज, पार्लियामेंट के अंदर जो इसे पास किया गया था वो 24 मार्च 2017 को किया गया था, और जो इसे अप्लाई किया गया था हिंदुस्तान पे वो किया गया था 1 जुलाई 2017। चलिए एक और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि किसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति थे, बदकिस्मती से वो आज हमारे बीच नहीं है। उनका नाम है, पहले लेट लगा देते हैं, मिस्टर अरुण जेटली जी। ठीक है, लेट मिस्टर अरुण जेटली जी। ठीक है, वो आज हमारे बीच नहीं है बट हम लोगों के दिल में है और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कब अप्लाई हुआ, ठीक है, और जीएसटी को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये अब तक की बात थी। अब देख लेते हैं थोड़ी सी बातें और कि जीएसटी सारी गुड्स और सर्विस सभी चीजों पर लगता है। यानी कि कोई वस्तु अगर आप सेल परचेज कर रहे हो या फिर कोई सर्विस सेल या परचेज कर रहे हो तो सब पे जीएसटी लगता है, एक्सेप्ट किस पे नहीं लगता है जी, एक्सेप्ट एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम तो किस पे नहीं लगता है, एक तो अल्कोहल पे नहीं लगता है और दूसरा पेट्रोलियम पे नहीं लगता है। तो बाकी सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लागू होगा, केवल अल्कोहल और पेट्रोलियम को छोड़ के। नोट कीजिए, देखते हैं। और एक बात और, आज के इस वीडियो लेक्चर को जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि एक पेन और एक नोटबुक ले करके बैठे और जो भी मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं उसे सिर्फ देखें ना, सुने ना, बल्कि उसे नोट भी करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, तो प्लीज नोट इट। अब देखेंगे हम अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम आपको यह समझाने वाले हैं कि जो टैक्स होते हैं ये दो प्रकार के होंगे। ठीक है, जो पहले होता था, पहले मैं पहले का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। पहले जो हुआ करता था, कब, 1 जुलाई 2017 से पहले जो हुआ करता था, एक होता था हमारा डायरेक्ट टैक्स। क्या होता था, एक होता था हमारा डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा होता था वो होता था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दो टैक्स हुआ करते थे हमारे इंडिया के अंदर। एक डायरेक्ट टैक्स बोलते थे उसे हम, और दूसरा जो होता था वो होता था इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करी जाए कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट का मतलब ही क्या है कि डायरेक्टली जिस इंडिविजुअल कंपनी या फर्म पे जो लगा दिया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया है
तो वही व्यक्ति इस इनकम के टैक्स को पे करेगा, वो किसी और के ऊपर इसे नहीं टाल सकता। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस पे लगाया है वही पे करेगा, कोई और पे नहीं करेगा। तो डायरेक्ट के अंदर अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हम सबसे पहले पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या हो जाएगा जी हमारा, एक डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है जी, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स ये सब क्या है, ये सब है हमारे डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिसके ऊपर अप्लाई हो गया, जिसके ऊपर लगाया गया है, वही लोग इसकी पेमेंट करेंगे, कोई और पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, पहले जो हुआ करता था, पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। कब, 1 जुलाई 2017 से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसके अंदर होता था CST होता था, ठीक है, और क्या होता था इसके अंदर, इंटरटेनमेंट टैक्स होता था। इंटरटेनमेंट टैक्स पूरा लिख लेना आप लोग, इंटरटेनमेंट टैक्स होता था। इसके साथ साथ आपका कुछ भी सर्विस टैक्स वगैरह होते थे, ठीक है ना, सर्विस टैक्स वगैरह होते थे। मैं ETC लिख देता हूं क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होते थे वो बहुत सारे होते थे, प्रत्येक चीज पे अलग अलग परसेंटेज रेट लागू करके इसे अप्लाई किया जाता था इनडायरेक्ट टैक्स को। बट हुआ यूं कि 1 जुलाई 2017 की जब डेट आई तो अप्लाई हो गया GST। तो GST ने रिप्लेस करा है इनडायरेक्ट टैक्स को। प्लीज इस बात पे नोट किया जाए, ठीक है, इस बात को नोट किया जाए कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसी को रिप्लेस करके क्या आया था, GST आया था। ठीक है, तो GST और कुछ नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात और समझाई थी कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है ये जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही लोग इसे पे करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। जिसके ऊपर टैक्स लगता है जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति उसे पे करे, ये अपना बर्डन किसी और के ऊपर टाल सकता है। कैसे टाल सकता है, मैं अभी इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और जो GST आया है वो किसकी जगह पर आया है। ठीक है, इसके अंदर आप और भी टैक्सेस लिख सकते हो। एक वेट भी आता था, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या आता था, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये भी एक होता था, तो इसे भी आप लिख लेंगे। और भी कई सारे होते थे, आप फिलहाल इतने लिख लीजिए, मैं फिर शुरू करता हूं आगे की कहानी। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने कुछ GST रेट, यानी कि अब क्या हुआ है, जब से इनडायरेक्ट टैक्स हट गया है और GST लागू कर दिया गया है, तो एक बात बोली गई थी कि 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हुआ क्या करता था कि बहुत तरह के टैक्सेस हुआ करते थे, अलग अलग परसेंटेज रेट पे इसे चार्ज किया जाता था। लेकिन अब मोदी जी ने क्या कहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि देश एक है तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए। बट फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये है कि ये जो 1 टैक्स है यानी कि जो GST है, इसके अंदर अलग अलग स्लैब्स बना दिए गए हैं। क्या बना दिए गए हैं, स्लैब्स बना दिए गए हैं कि कौन कौन सी आइटम्स एंड सर्विसेज पर कितने परसेंट का जो GST चार्ज है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर हमने क्या लिखा है जी, हमने लिखा है एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं जैसे खाना वगैरह जिसके अंदर फूड वगैरह इंक्लूड होता है, उसके ऊपर 0% GST लगेगा। अब आपको 0% का क्या मतलब है, तो 0% का मतलब ये है कि इस पे कोई GST लागू नहीं होता खाने पीने की चीजों पर। दूसरा हमारा क्या है, कॉमन यूज आइटम, इस पे कितना होगा जी, 5% होगा। इसके बाद है स्टैंडर्ड रेट, वो होगा 12%। एंड फोर्थ क्या है, मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज रेट 18%। और लास्ट जो है हमारा लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको 28%। तो कितनी अच्छी बात है, देखिए इसके अंदर बहुत ही समझदारी से काम लिया गया है कि जो गलत चीजें हैं, जो एसेंशियल नहीं है, जो जरूरी नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेट लगाया गया है, यानी कि 28% तक का आपको GST पे करना पड़ेगा अगर आप टोबैको का कोई सेल परचेज करते हो तो। यानी कि टोबैको एक गलत चीज है, तो जिसकी वजह से इस पे लगा दिया 28% कि जितना ज्यादा हम GST लगाएंगे उतना ही कम लोग इसे कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे। तो ये मोटिव होगा उनका, अच्छी बात है। और लग्जरी आइटम्स का मतलब आप जानते ही हैं, जो बहुत ज्यादा कीमती और बहुमूल्य होती हैं,
तो उस पर भी कितना लगा दिया 28%, क्योंकि वो सामान्य लोगों के लिए वैसे भी होती भी नहीं है, खरीदेगा वही जो बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा, और बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो उससे टैक्स भी ले लेंगे हम ज्यादा, कुछ देश की भी कमाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ जीएसटी के रेट स्लैब्स हैं, 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, 0%, ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%, ये परसेंटेज आपकी दी गई है। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अपनी आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है, देखिए यहां से जो पार्ट स्टार्ट हो जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब तक जो चल रहा था आप उसे एक जीके मान लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है, जनरल नॉलेज थी आपके लिए। लेकिन अब तक अगर आपने नोट नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मेरे साथ साथ आप नोट करेंगे या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, लेकिन नोट जरूर करेंगे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो जीएसटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है हमारा वो होता है इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल पहला ये हो गया। और जो दूसरा होगा हमारा वो होता है इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। अब दोनों में क्या अंतर होता है इसकी बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब से शुरू होने वाली है, तो प्लीज अटेंशन, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है और इंटर स्टेट सेल क्या होता है। अगर मैं बात करूं पहले किसकी, इंट्रा स्टेट सेल की, तो इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए सपोज दैट मैं दिल्ली में रहता हूं, और रहता भी हूं वैसे तो, दिल्ली के ही किसी दूसरी फर्म के साथ में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, यानी कि जो स्टेट हैं दोनों ही क्या है, सेम है। यानी कि दिल्ली का व्यक्ति अगर दिल्ली में ही ट्रांजैक्शन करता है, सेल या परचेज करता है दिल्ली के अंदर ही, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इंट्रा स्टेट सेल। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इंटर स्टेट सेल की, तो देखो इसके वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, इंटर, इंटर मतलब आप दूसरे स्टेट के अंदर क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। यानी कि दिल्ली का कोई व्यक्ति अपने प्यारे से यूपी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है सेल या परचेज का, तो वो शामिल किया जाएगा इंटर स्टेट सेल के अंदर। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है और इंटर स्टेट सेल क्या होता है। तो इंट्रा का मतलब होता है कि एक ही स्टेट के अंदर कोई जब सेल या परचेज किया जाता है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, स्टेट बोल रहा हूं, सिटी नहीं बोल रहा हूं जी, एक स्टेट के अंदर कई सारी सिटीज हो सकती हैं, और हमारी दिल्ली है तो दिल्ली एक स्टेट है लेकिन ये एक सिटी भी है, तो इसीलिए हम स्टेट वर्ड का यूज कर रहे हैं जी। किस चीज का यूज कर रहे हैं, लिख लेना, स्टेट का, सिटी नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं स्टेट। तो अगर एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है ट्रांजैक्शन तो वो होगा इंट्रा स्टेट सेल, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन की जा रही है तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। अब एक एग्जांपल के साथ फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम, पहले किसे, इंट्रा स्टेट को, देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटर स्टेट सेल को। पहले इंट्रा देख लेते हैं, चलिए। तो हम लिख देते हैं पॉइंट नंबर 1 यहां पे, इंट्रा स्टेट सेल ये क्या होती है जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मजा आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई फर्म है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो फर्म है इसका मालिक कौन है, हम नाम लिख देते हैं कि मिस्टर ढोलू। मिस्टर ढोलू ने क्या करा, मिस्टर भोलू से, ये एक दूसरी फर्म है जिसके अंदर कौन बैठा हुआ है, इसके अंदर बैठे हुए हैं मिस्टर भोलू। बहुत प्यारे प्यारे नाम है, जैसे चिन्नू मुन्नू होता है ऐसे ढोलू भोलू भी होता है, ठीक है। तो ढोलू ने क्या करा, माल खरीदा है किससे, भोलू से, यानी कि भोलू क्या देगा, माल देगा। अब इसके अंदर मैंने कॉलम में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इसके अंदर मैं इनकी सिटीज डालने वाला हूं। यहां मैं लिख देता हूं दिल्ली, और यहां भी मैं क्या लिख देता हूं, दिल्ली, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि अगर सेम स्टेट में कर रहे हैं तो ही हमारा इंटर स्टेट होगा। तो ठीक है, ढोलू ने भोलू से माल खरीदा है, यानी कि गुड्स परचेज करा है, ठीक है, क्या करा है, गुड्स परचेज करा है, और कितने का करा है, हम यहां लिख देते हैं ₹1 लाख। सही है जी, 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, किसने, ढोलू ने खरीदा है, भोलू से खरीदा है। चलिए समझ में आ गई बात।
तो अब होगा क्या, जो ढोलू है वो भोलू को पेमेंट कर देगा, यही तो होगा। चलिए, इन्होंने गुड्स दिया है तो ये क्या देंगे, पेमेंट देंगे भाई, सीधी सी बात है, फ्री में तो माल आता नहीं है, 1 लाख का है वो भी, तो ये पेमेंट देंगे, वो गुड्स देंगे, हो गया काम खत्म। राइट नहीं, राइट नहीं, रॉन्ग, क्योंकि इन दोनों की जो ट्रांजैक्शन हुई है इसके बीच में टांग अड़ाने वाला है जीएसटी। जीएसटी टांग अड़ाएगा, कहेगा अच्छा जी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और मुझे तो भूल गए आप लोग, मैं भी तो हूं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बीच में टांग अड़ा देगी, यानी कि जीएसटी को लगा देगी, जीएसटी लगाना तो अनिवार्य है, ठीक है ना। तो जीएसटी यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा। सपोज दैट मैंने मान लिया कि इसमें जीएसटी ऐड कर देते हैं हम, कितना परसेंट जीएसटी हम ऐड कर देते हैं 18%, कितना परसेंट, 18%, 18% का हमने जीएसटी लगा दिया इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि ढोलू ने माल खरीदा है कितने का, 1 लाख का, और पेमेंट करी है कितने की, 1 लाख की, लेकिन इसमें जीएसटी भी है, यानी कि जीएसटी भी अभी लगाया जाएगा, इस वैल्यू को और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये आ रही है कि जीएसटी पे कौन करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। इन्होंने माल दिया है, इन्होंने पेमेंट करी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जीएसटी पे कौन करेगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं, आराम से समझा रहा हूं। जीएसटी हमेशा याद रखना वही पे करता है जो पेमेंट करता है, यानी कि पैसों के साथ चिपक करके जीएसटी जाएगा या पैसों के साथ चिपक करके जीएसटी आएगा, ऐसे याद रखना आप, बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि जो पेमेंट करेगा, जो बायर होता है, वही इसको पे करता है। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो उसी व्यक्ति को देना पड़ता है जिसपे वो लगाया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी कि जीएसटी की, तो आप इसे किसी और के ऊपर डाल भी सकते हो। कैसे डाल सकते हो, जैसे सपोज दैट अभी मैंने आपको कहानी में क्या समझाया कि ढोलू पेमेंट करेगा, ठीक है, 1 लाख की करेगा प्लस 18% जीएसटी, ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए कौन देगा, 1,18,000 रुपए देगा ढोलू। आराम से समझना, 1,18,000 रुपए कौन देगा, ढोलू देगा, क्योंकि ये क्या है, बायर है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मैंने कहा कि इसे रेफर भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, सपोज दैट ढोलू इसी माल को किसी और को बेचते हैं, तो अब तो ढोलू क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, ये तो पेमेंट प्राप्त करेगा ना। सपोज दैट यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाए, गुड्स की सप्लाई कर रहा है, अभी है गुड्स की सप्लाई कर रहा है किसी तीसरे बंदे को, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम कालिया, ठीक है। तो ढोलू जो है अब गुड्स की सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, कालिया को कर रहा है। तो यानी कि अब कालिया क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो जीएसटी भी यही पे करेगा। और ये जो माल बेच रहा है ये 1,18,000 का, तो माल इसे खुद को पड़ा है, ये कितने का बेचेगा, और ज्यादा का बेचेगा अपना प्रॉफिट ऐड करके। तो वो जो टोटल रकम देगा वो कौन देगा, कालिया देने वाला है। किसको देने वाला है, ढोलू को। तो इस तरीके से जीएसटी को हम किसी दूसरे के ऊपर रेफर कर सकते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, जिसके ऊपर लगाया गया वही देगा, सीधी सी बात है। चलिए, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारे काम का नहीं है। अभी हम इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। दोबारा समझ लेते हैं कि मिस्टर भोलू ने माल दिया है और मिस्टर ढोलू क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। एक बात मैं और समझा देता हूँ यहाँ पे, किसी भी चीज की अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो वो बहुत ही इजी होता है। इजी कैसे होता है, पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। होता क्या है, 1 लाख का मुझे क्या निकालना था, 18% निकालना था, तो 18 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1000 इंटू 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,000, जो मैंने ओरली कर दिया था। तो मैंने क्या करा था, मैंने माइंड में अपने 2 जीरो से 2 जीरो पहले ही कैंसिल कर दी थी, और 18 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी थी, और 3 जीरो लगा दिया था। तो इतना काम मैंने माइंड में ही करा था, और आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। और हाँ, अगर किसी चीज़ की आपको 10% निकालनी आ गई है तो सब कुछ बहुत ईजी होता है। सपोज दैट 1 लाख का अगर 10% की बात करें तो आप केवल 1 जीरो काट देना, कितनी जीरो, 1 जीरो काट देना, यानी कि 10,000 जो आ जाएगा वो 1 लाख का 10% होगा। सपोज दैट 20% दिया हो तो भैया उसी का डबल कर देना, पहले 10% निकालना, यानी कि 1 जीरो हटा के कितना आ जाएगा, 10,000, फिर उसका डबल कर देना तो वो हो जाएगा 20,000। लेकिन मान लीजिए किसी ने कहा कि जी 5% निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 10% निकालो फिर उसका हाफ कर दो, यानी कि 10% कितना होगा, 10,000 होगा, और 10,000 का कितना हो जाएगा, आधा, 5,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करी जाती है।
अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि ढोलू पैसा कितना देने वाला है। तो ढोलू की तरफ से जो पेमेंट होगी ना सर जी, वो कितनी होगी, 1,18,000 रुपये की। क्यों होगी, क्योंकि 1 लाख का तो माल लिया है इन्होंने, वो देंगे ये पैसा, इसके साथ साथ 18% GST भी देंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इसके अंदर एक बिंदु पे ध्यान दिया जाए। क्या ध्यान दिया जाए, जो GST जाएगा 18%, ये एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, जो पेमेंट की जा रही है वो एक ही स्टेट के अंदर हो रही है। इसके कारण इसके अंदर जो GST लागू होगा उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो हमारा GST था, GST को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 18% का हाफ क्या हो जाएगा, 9%। तो ये आ जाता है CGST और एक आ जाता है SGST। तो घबराना नहीं है। आप सोचोगे GST के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जी बिल्कुल होती है। ठीक है, अगर ये हमारा इंट्रा स्टेट सेल है, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, तो GST जो भी होता है, जो भी रेट होगा उसका हाफ बढ़ जाता है CGST और SGST में। तो अब सवाल ये उठता है कि सर जी ये भी बता दो कि ये CGST क्या होता है और SGST क्या होता है। तो सुनिए, C बोले तो सेंट्रल और S बोले तो स्टेट, यानी कि हाफ जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और हाफ जो होगा वो कहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर GST 18% लग रहा था तो 9% जो जाएगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% जो जाएगा वो किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। आपने क्या क्या सीखा, जरा स्टार मार्किंग कर लेते हैं। पहला आपने सीखा, इंट्रा स्टेट सेल के अंदर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि डेली टू डेली हो रही है, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज आपने क्या समझी कि GST जो पे करता है वो कौन करता है, वो करता है बायर। मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, आप लोग भी लिख लेना, ठीक है ना। हम इसे क्या बोलेंगे, बायर, ये खरीदार है, ठीक है, क्रिएता जिसे बोलते हैं। और जो मिस्टर भोलू है ये है हमारे सेलर, जिसे हम विक्रेता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो दूसरी बात हमें क्या समझ में आई, जो पेमेंट करता है वो कौन करता है, वो बायर करता है। तीसरी चीज आपने क्या समझी, इस पे जो GST लागू होगा इसकी पेमेंट कौन करेगा, वो बायर करेगा, और उस GST को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम। एक स्टार मार्किंग यहाँ भी कर देते हैं, यानी कि GST को जो पे करा जाएगा 2 तरीके से, एक CGST की एंट्री होगी और एक दूसरी होगी SGST की। ठीक है, तो अगर 18% है तो 9% आ जाएगा स्टेट और सेंट्रल को। बट अगर ये मान लीजिए 12% होता तो यहाँ 6% आ जाता। इसके साथ साथ अगर ये 28% होता, 28% में क्या आ जाता, 14% आ जाता दोनों में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन ऐसा खाली कब होगा, जब इंट्रा स्टेट सेल होगी, ऐसा तब होगा। और ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को भी मिलेगा। सपोज दैट आप किसी दुकान पे जाते हैं एक सेलफोन खरीदना, आपने कभी ना कभी जरूर खरीदा होगा। आप सेलफोन का इनवॉइस देखना, यानी कि बिल देखना, उसके अंदर मान लीजिए 20,000 रुपये का मोबाइल आपने खरीदा है, तो 20,000 रुपये की जो होगी एक लिस्ट प्राइस होगी। इसके साथ साथ उसमें ऐड करा जाता है कितना, GST ऐड करा जाएगा, जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, रेट ऑफ GST होगा। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट 12% लगा है, तो 12% के अंदर हम क्या करेंगे, 6% आपका CGST में जुड़ा होगा और 6% किस में जुड़ा हुआ होगा, SGST में जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं ये चीजें। तो 20,000 के मोबाइल के अंदर 6% CGST और 6% SGST दोनों शामिल करके फिर आपकी वैल्यू को बढ़ाया गया होगा। क्योंकि ये जो GST होता है ये आपके प्राइस को और बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें टैक्स लग जाता है। ठीक है ना, तो अगर एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हैं तो CGST और SGST अप्लाई होने वाला है, वो भी बिल्कुल इक्वल होने वाला है, 9% हो जाएगा इस सिचुएशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री की। सर जी जर्नल एंट्री और बता दो, तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आज का लेक्चर था वो जर्नल एंट्री के ऊपर ही था कि GST की जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। चलिए इस वाले पार्ट को आप नोट कर लीजिए, तो मैं यहीं पे आपको जर्नल एंट्री बना के दिखा दूंगा। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है ना, इसे हम हटा देते हैं, लेकिन हम इसे लिख भी देते हैं यहाँ पे छोटा छोटा। ठीक है, GST जो अप्लाई हुआ था SGST और यहाँ पे CGST कितना कितना परसेंट हुआ था सर जी, 9% यहाँ हुआ था और 9% यहाँ हुआ था। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की। ठीक है,
तो जर्नल एंट्री कैसे बनने वाली है चलिए देख लेते हैं। ये हमने लिखा है ऐसे करके और एक अच्छा सा मार्कर ले लेते हैं हम ग्रीन कलर का। अब देखते हैं जर्नल एंट्री। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई माल खरीद रहे हो, यानी कि अगर मैं ढोलू के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा जर्नल एंट्री, में लिख देता हूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, ढोलू के। तो अगर मैं ढोलू के यानी कि जो बायर है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो कैसे बनेगी। तो हमेशा याद रखिए बायर जो है ये माल को खरीद रहा है यानी कि परचेज कर रहा है, और हमने जर्नल एंट्री के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी चीज परचेज करी जाती है तो वो आपका एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और नॉमिनल नेचर के कारण इसे डेबिट करा जाएगा, क्योंकि नॉमिनल का जो हमारा रूल था वो क्या था, डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। डेबिट करते हैं हम किसे, सारे एक्सपेंस को और लॉसेज को हम डेबिट करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम क्रेडिट करते हैं किसे, ऑल इनकम एंड गेन्स को। तो सारी जो हमारी इनकम होती है और गेन्स होते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। अब इस केस के अंदर कोई इनकम या गेन तो है नहीं, यहाँ तो आप खर्चा कर रहे हो और क्या कर रहे हो, माल खरीद रहे हो। तो यानी कि जो ढोलू है ये परचेज को अपना एक्सपेंस मानेगा और इसे डेबिट करेगा, यानी कि यहाँ पे जो पहली एंट्री आपकी बन जाती है वो क्या बन जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या बन जाती है, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब इसके पास से कैश भी जा रहा था, तो कैश जा रहा है वो एक रियल चीज है, ठीक है। और रियल के अंदर हमने देखा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। तो इनके पास माल आया है लेकिन कैश गया है, तो कैश गया है तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट लिख के हम इसे क्रेडिट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। वैल्यूज मैंने जानबूझ के नहीं भरी है अभी, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब देखिए माल खरीदा है, एक्सपेंस हुआ है, खर्चा करा है, तो जो पेमेंट करता है वही जीएसटी भी देगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो जीएसटी के अंदर दो नाम आने वाले हैं, सिर्फ जीएसटी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों ही आने वाले हैं। तो यानी कि हम यहाँ लिख देंगे, एक वर्ड और जोड़ देंगे, इनपुट। क्या जोड़ेंगे, इनपुट। इनपुट क्यों जोड़ेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी चीज आप क्या करोगे, परचेज करोगे, यानी कि आपका खर्चा अगर डेबिट हो रहा है तो जीएसटी डेबिट होगा, और जीएसटी डेबिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम इसे शो करते हैं इनपुट के साथ। अगर आपका खर्चा होता है, आप पेमेंट करते हो, तो आप लिखोगे इनपुट SGST अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, ठीक है। इसके साथ साथ हम लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, यानी कि तीन चीजें हमने डेबिट करी है। एक तो जो हमने खर्चा करा है एक्सपेंस, वो आ जाएगा। अब लिख देते हैं वैल्यू, कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा सर जी, कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख का आप क्या कर दो, आप निकाल दो कितना, 18%। 1 लाख का 18% 18,000 रुपए हो जाता है। तो 18,000 यानी कि 18,000 टोटल जीएसटी होगा, लेकिन इसमें एसजीएसटी कितना होगा, 9,000। कितना हो जाएगा, 9,000 क्या हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा, एज वेल एज 9,000 जो हो जाएगा हमारा सीजीएसटी हो जाएगा। अब जो ये टोटल वैल्यू है ये दिया होगा किसने, ढोलू ने दिया होगा भोलू को विद जीएसटी। तो 1 लाख ये दिया होगा, 18,000 टैक्स दिया होगा, यानी कि जो कैश गया होगा वो गया होगा इनके पास से 1,18,000 रुपए। कितना गया होगा, 1,18,000 रुपए इनके पास से टैक्स गया होगा। आई होप आप लोगों को ये एंट्री समझ में आई होगी। आपको बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल है, एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हैं, और चूंकि इसे हमने डेबिट करा है तो इसीलिए इनपुट करा है। अगर हमारी कोई इनकम होती तो हम क्या करते, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, भोलू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसकी तो इनकम बढ़ेगी ना, ठीक है। लगे हाथों इसे भी ले लेते हैं लपेटे में, ठीक है ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर भोलू। मिस्टर भोलू अपने यहाँ क्या एंट्री करने वाले हैं, भैया इन्होंने तो माल बेचा था, तो गुड्स गया होगा, यानी कि सेल करी होगी इन्होंने, और इन्हें कैश रिसीव्ड हुआ होगा। तो ये अपने यहाँ एंट्री क्या करने वाले हैं, ये अपने यहाँ एंट्री करने वाले हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने सेल करा है, इन्होंने क्या करा है, सेल करा है, और सेल हमारी क्या होती है, एक इनकम होती है। तो इनकम जो होती है, कमाई जो होती है, वो नॉमिनल नेचर में क्या होती है, नॉमिनल नेचर के अंदर आती है, और वो क्रेडिट करी जाती है इनकम, ठीक है। तो सेल इन्होंने कितना करा है, 1 लाख रुपए का करा है, 1 लाख रुपए का माल इन्होंने दिया था।
लेकिन रुकिए जरा, कैश क्या 1 लाख रुपए आएगा इनके पास? बिल्कुल नहीं आएगा। इनके पास कैश जो आएगा टोटल कितना आएगा? 1,18,000 रुपये आने वाला है। कितना आने वाला है? 1,18,000 रुपये इनके पास आने वाला है। अब बात करी जाए, ये तो 1,18,000 डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है 1 लाख, तो फिर और क्या क्रेडिट होगा? तो और होगा जीएसटी, क्योंकि ये जो सेल करिए ये करिए 1 लाख से, इसके अलावा जो 18,000 रुपये आए हैं आपके पास वो जीएसटी था। लेकिन यहां पे ये इसे क्या लिखेगा? टू आउटपुट। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है? यहाँ पे आउटपुट का यूज होगा। अगर हमारा एक्सपेंस होता तो इनपुट लिखते, लेकिन इनकम है, क्रेडिट कर रहे हैं तो आउटपुट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टू आउटपुट CGST, और इसके साथ साथ हम लिख देंगे टू आउटपुट SGST। कितना 9,000 रुपये दोनों में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9,000 यहाँ आ जाएगा, 9,000 यहाँ आ जाएगा। ना दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है? बोल देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट आएगा 1,18,000 रुपये, टू सेल अकाउंट 1 लाख रुपीज, इसके साथ साथ टू आउटपुट CGST होगा 9,000 और टू आउटपुट SGST होगा हमारा 9,000। नोट कीजिए। तो अब तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर एक स्टेट के अंदर कोई भी गुड्स या सर्विस सेल या परचेज की जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे उस पर जीएसटी लगेगा, कितने कितने परसेंट किस किस पे लगेगा। इसके साथ साथ इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन बनता है माइंड में तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टिप्पणियां कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं। देखिए, हमने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया, यानी कि सेल भी बता दी और परचेज भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट का, जो था इंटर स्टेट। ये क्या है? ये है इंट्रा स्टेट। अब बात करते हैं इंटर स्टेट सेल की। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, जो कि हमारा क्या था? इंटर स्टेट सेल। इसके अंदर ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है और ये क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है। तो हम दोबारा से दो व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है? एक व्यक्ति मान लीजिए सपोज दैट कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारा क्या है? वो यूपी के अंदर है। मैंने आपको यही बताया था कि इंटर का मतलब क्या होता है? दूसरे स्टेट के अंदर आप क्या हो रहे हो? इंटर हो रहे हो। बहुत सिंपल है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इंटर लिखा हुआ है तो वो दो स्टेट के बारे में बात होगी, और अगर इंट्रा लिखा हुआ है तो एक ही स्टेट के अंदर होगा, ठीक है? तो ये अदर स्टेट ले लिया है हमने, एक दिल्ली ले लिया है और एक यूपी ले लिया है, ठीक है? अब मान लीजिए दो व्यक्ति ले लेते हैं यहां पर हम। एक का नाम लिख देते हैं मिस्टर चिंटू। क्या लेते हैं? मिस्टर चिंटू। और दूसरा जो है मिस्टर पिंटू। देखिए बहुत प्यारे प्यारे नाम है, नामों पे मत हंसना, ठीक है? एक है हमारा चिंटू और दूसरा हमारा क्या है? पिंटू। अब हुआ क्या है? इस बार चिंटू ने क्या करा है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। चलो इस बार इसने सेल करा है। चिंटू ने क्या करा है? कोई गुड्स सेल करा है, तो हम लिख देते हैं गुड्स सोल्ड। रुपीज भी लिख देते हैं, रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का माल गया है दिल्ली से यूपी के अंदर, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो यूपी के अंदर बैठा हुआ है पिंटू, वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा। बिल्कुल सही बात है, ये क्या करेगा? पेमेंट करेगा, ठीक है जी, पेमेंट आ गई। लेकिन क्या 1 लाख रुपए आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। फिर से बीच में गवर्नमेंट टांग अड़ाएगी, वो कहेगी अच्छा 2 स्टेट में, वो भी इतनी लंबी रकम, मुझे भूल गए, ऐसे कैसे? तो क्या कहते हैं, जीएसटी इसके अंदर क्या करेगा? टांग अड़ाएगा और वो कहेगा भैया मुझे भी याद रखा करो, तुम इसमें तो मेरी कमाई है। जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट की क्या होती है? एक कमाई होती है, लोगों से इकट्ठा करती है सरकार टैक्स के रूप में पैसा, और उसी को दोबारा जनता के ऊपर न्यौछावर कर देती है, उसको सेवाएं देकर, ठीक है? या गुड्स भी सप्लाई करके। तो यही तो गवर्नमेंट की कमाई होती है। तो वो बीच में जरूर आएगी और इसके अंदर लगा देगी जीएसटी, प्लस कर देते हैं जीएसटी इस ट्रांजैक्शन के अंदर। कितना लगा देते हैं? इस बार चलो हम लोग 12% लगाते हैं। कितना? 12% जीएसटी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो होगा क्या भैया? इन्होंने माल बेचा था तो इधर से माल जाएगा कितने का? 1 लाख का। लेकिन उधर से जो पैसा आएगा वो कितना आएगा?
1,12,000 रुपये आएगा, ठीक है, क्योंकि 12% जब आप निकालोगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1000 बचेगा, 1000 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, उंगलियों पे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग +1 स्टैंडर्ड के हो, 11th क्लास के। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको, यानी कि इधर से जो पेमेंट आने वाली है वो आएगी 1,12,000 रुपये, लेकिन इधर से जो माल जाएगा वो कितना जाएगा, केवल 1 लाख रुपए का जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर जी इसके अंदर भी जीएसटी के अलग अलग कैलकुलेट होगी, CGST और SGST, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इल है। इसके अंदर जो आने वाला है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा IGST। क्या आएगा, IGST। IGST इसके अंदर लागू किया जाएगा क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है, यानी कि ये 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसके अंदर GST जो लागू होगा उसका नाम क्या होगा, IGST। IGST का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड GST, सिंपल है, ठीक है। तो पूरा 12% लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री देख लेते हैं, पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पहले देखते हैं चलो चिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये जो सेलर है, पहला हमारा क्या है, चिंटू। तो चिंटू अपने यहाँ जर्नल एंट्री कैसे बनाएगा, तो भैया इसने तो माल सेल करा है, तो सेल अमाउंट इनकी क्या है, इनकम है, इनकम है तो ये क्रेडिट करेंगे, इनके पास कैश आएगा, कैश रियल है तो डेबिट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और टू सेल अकाउंट, सेल हमारी इनकम है तो इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे ये, तो टू सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि जो पेमेंट करता है वही टैक्स भी देता है, तो पेमेंट कौन कर रहा है, पिंटू पेमेंट कर रहा है, और 1,12,000 की पेमेंट करेगा ये विद GST, या जो IGST लग रहा है वो, ठीक है, IGST इसका नाम होगा, बोलते वैसे GST है, ठीक है। तो GST देगा और 1 लाख देगा, दोनों चीज देगा। तो ये तो सेल के अंदर कितना आने वाला है, 1 लाख रुपए आने वाला है, सेल के अंदर कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, लेकिन इसके अंदर GST का भी पैसा जोड़ करके आएगा सेल के साथ में, तो उसे भी हम क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे क्या, आउटपुट। ये बात याद रखना, हम लिखेंगे टू आउटपुट IGST। ये कितना आ जाएगा, हमने कितना कैलकुलेट करा था, 12,000 रुपये कैलकुलेट करा था, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। टोटल कैश की बात करी जाए तो चिंटू के पास टोटल कैश कितना आएगा, तो टोटल कैश आएगा जी 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपए इनके पास आने वाले हैं, मुबारक हो, आ गए पैसे, ठीक है। ये आपने जनरल एंट्रीज की बना दी है, इसके अंदर और कुछ नहीं आने वाला, CGST SGST इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये इंटर स्टेट है। अब बात कर लेते हैं पिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम लोग, पिंटू। अगर नाम पसंद आ गए तो आप लोग इन फ्यूचर अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं, ठीक है, और इसका क्रेडिट जो है वो मुझे जाने वाला है, ठीक है। तो पिंटू जो है वो क्या है, इस बार पेमेंट कर रहा है और माल खरीद रहा है, तो यानी कि वो परचेज कर रहा है, परचेज एक एक्सपेंस होता है, तो अपने यहाँ पिंटू एंट्री क्या करने वाला है, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या करने वाला है, परचेज अकाउंट डेबिट कर देगा। इसके साथ साथ इसके पास से जाएगा कैश, क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कर रहा है ना वो, तो टू कैश अकाउंट। लेकिन पेमेंट कितनी कर रहा है अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बताओ माल कितना खरीदा था, माल खरीदा था 1 लाख रुपए का, माल की जो कीमत थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। लेकिन इसके साथ साथ जब ये पेमेंट करेगा तो GST भी चिपक के आएगा इसी के पास से, तो GST आएगा तो उसका नाम क्या है, IGST। तो हम लिखेंगे यहाँ इनपुट। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर डेबिट करेंगे तो आप इनपुट लिखेंगे और क्रेडिट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आउटपुट। तो यहाँ लिख देंगे हम इनपुट IGST अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। कितने से कर देंगे जी हम, 12,000 से कर देंगे, ये हो गया। जो टोटल कैश जाएगा पिंटू की तरफ से वो कितना जाएगा, वो जाएगा 1,12,000 रुपए। तो ये हो जाती है आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस चीज की, सेलर की और बायर की विद GST। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी, मैंने ब्रीफली डिस्कशन की है इसकी। अगर कोई संदेह कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अब देख लेते हैं एक साथ बहुत सारी एंट्रीज, ठीक है, यानी कि GST जिसके अंदर सबके अंदर इंक्लूड होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से एक नज़र में कई सारी एंट्रीज, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं
जो भिन्न भिन्न तरह की जो एंट्रियां किताबों में आती हैं जो हमें बहुत ही टफ लगती हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स एक ही स्टेट के अंदर जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मान लीजिए सपोज दैट कोई चीज आपने परचेज करी है, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो। मैंने यहाँ गुड्स का एग्जांपल लिया है तो आप गुड्स मान के चलेंगे, ठीक है ना। परचेज ऑफ गुड्स यानी कि जब आप माल खरीदोगे तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी। तो जल्दी से फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है ना। आपने अगर माल खरीदा है तो ये एक एक्सपेंस है, खर्चा है, तो आप इसे डेबिट करोगे, सीधी सी बात है। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे जी, परचेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि आप पेमेंट करोगे, आपने खरीदा है तो आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा एज वेल एज चिपक के जाएगा जीएसटी। इंट्रा स्टेट है तो दो आएंगे, यानी कि आप लिखेंगे इनपुट, आप लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इसके साथ साथ आप लिखोगे इनपुट SGST अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। तीनों चीजें डेबिट कर देंगे और जो टोटल आपके पास से कैश गया होगा टू कैश हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, अगर आपने कैश में पेमेंट की है तो। बट आपने परचेज किया है और चेक काट करके दे दिया, ले भाई ले जा पैसे, बैंक से ले लियो, कैश नहीं है मेरे पास, तो आप लिख देंगे बैंक। क्योंकि या तो आपके पास से कैश जाने वाला है या फिर आपके पास से चेक जाएगा तो बैंक से पैसा कट जाएगा, तो हम टू बैंक लिख देंगे। अब एक व्यक्ति आता है कहता नहीं जी तीसरी सिचुएशन भी है। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि हो सकता है उधार माल खरीदा हो। तो उधार माल खरीदा हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। यहां पे आप लिख देंगे क्रेडिटर। क्या लिख देंगे, क्रेडिटर, जो भी उसका नाम होगा, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए किसी ने मिस्टर बी से माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, CGST डेबिट, SGST डेबिट और टू बी अकाउंट, अगर बी से खरीदा है। अगर रामू से खरीदा है तो रामूज अकाउंट, ठीक है। अगर ढोलू से खरीदा है तो ढोलूज अकाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा क्रेडिटर का, क्योंकि इन फ्यूचर हमें पैसा देना है उसे तो वो क्रेडिटर होगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपकी पहली एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं सेकंड एंट्री, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। यानी कि जो हमने माल खरीदा था ना, अब हम उसे वापस कर रहे हैं। तो वापस कर रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। इसी एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स मार देंगे। क्या मार देंगे, रिवर्स मार देंगे। यानी कि इस बार हमारा कैश वापस आ जाएगा, यानी कि हम क्या लिख देंगे, कैश। अगर हमारा चेक था तो बैंक में पैसा आ जाएगा वापस, बैंक। या फिर जो हमारा क्रेडिटर था हम उसके नाम को, चाहे वो बी हो, श्याम हो, राजू हो, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, कोई भी नाम हो, ठीक है, जिससे हमने माल खरीदा था, तो उसका नाम वापस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश वापस आया या चेक वापस आया या कुछ भी नहीं आया, उधार की एंट्री थी, तो क्रेडिटर का नाम लिख देंगे हम डेबिट के अंदर। अब बात करी जाए कि क्रेडिट किसे करना है, ठीक है। चलिए क्रेडिट किसे करना है तो ध्यान से समझना। इसके अंदर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, क्या परचेज को हम क्रेडिट करना है, टू परचेज अकाउंट लिख दूं, ना 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 ना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। परचेज नहीं, बल्कि यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा परचेज रिटर्न। क्या होगा, परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, ठीक है, अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न नाम लिखेंगे क्योंकि माल वापस हुआ है, परचेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होगा, जो हमारी इनपुट CGST SGST थी तो वो भी वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था, जब क्रेडिट करते हैं तो आउटपुट लिखते हैं और जब डेबिट करते हैं तो इनपुट लिखते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये माल रिटर्न हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, मेरे पास से माल रिटर्न हो रहा है, माल वापस जा रहा है। यहाँ कोई वैसी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है कि मैं आउटपुट लिख करके क्रेडिट करूं। यहाँ पे सेल परचेज नहीं हो रहा, बल्कि माल वापस जा रहा है। तो इस केस के अंदर हम इनपुट को ही हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, प्लीज ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू इनपुट करने वाले हैं। वैसे नॉर्मल केस के अंदर आउटपुट लिखा जाता है, लेकिन जब कोई सेल परचेज करी जाती है नॉर्मली, यहाँ तो माल वापस हो रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम टू इनपुट CGST अकाउंट क्रेडिट, और इसके साथ साथ हम लिख देंगे टू इनपुट SGST अकाउंट क्रेडिट। जो भी वैल्यूज होगी मैंने आपको समझा रखा है अभी एग्जांपल से, आप इसके अंदर वैल्यू लिख देंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जहां पे लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स।
यानी कि इस बार आपने माल बेचा होगा, तो माल गया होगा और कैश आया होगा, यानी कि सेल बढ़ गई होगी, सेल क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे कैश आपके पास आया होगा, अगर आपने सेल करा है, कोई भी चीज बेचोगे तो कैश ही तो आएगा, या तो कैश आएगा या सामने वाले पर्सन ने आपको चेक दिया होगा, या फिर इसके साथ साथ उसने कुछ नहीं दिया होगा। जब हम माल उधार खरीद सकते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमसे माल ले जाए उधार, इन फ्यूचर वो हमें पैसा दे, तो इन फ्यूचर जो हमें पैसा देते हैं उसे बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेटर। यहाँ पे एक बात समझनी है, जब मैं किसी से माल खरीद के ला रहा हूँ और मैंने पैसे नहीं दिए, तो इन फ्यूचर मैं पैसे दूंगा उन्हें, तो पैसा दूंगा तो वो मेरे क्रेडिटर होंगे जब तक मैं उनको पैसा नहीं दे देता हूँ। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है कि कोई व्यक्ति मुझसे माल ले गया और पैसे नहीं दे के गया, तो इन फ्यूचर मैं उससे पैसा लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। तो बेसिक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, या फिर उस व्यक्ति का नाम जो हमसे माल उधार लेकर के गया है। तो यहाँ पे डेटर अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। अब क्योंकि माल बेचा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सेल अकाउंट हो जाएगा, टू सेल अकाउंट, जो भी अमाउंट होगी। इसके साथ साथ क्योंकि सेल करा है हमने, माल बेचा है, तो कैश आएगा, और कैश के साथ चिपक के क्या आएगा? जीएसटी आएगा। ठीक है, और जीएसटी का नाम क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि ये इंट्रा है तो यहाँ पे आएगा सीजीएसटी अकाउंट। इसके साथ साथ क्या आ जाएगा? टू एसजीएसटी अकाउंट। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे, या आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब अगली एंट्री जो है, फोर्थ एंट्री, वो क्या है? सेल रिटर्न ऑफ गुड्स। यानी कि मैंने माल बेचा था, वो माल अब वापस आ गया भैया, किसी भी कारण से। ठीक है, तो माल वापस आ गया, तो इसी को दोबारा रिवर्स एंट्री कर देंगे। यानी कि जो मैंने वहां समझाया था आपको, यहाँ पे एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई, इसे आप ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, हो जाती है छोटी छोटी मिस्टेक, लेकिन यहाँ की गलती माफ है, आप एग्जाम में गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इनकम थी, तो यहाँ आउटपुट लिखना मैं भूल गया था, तो मैं लिख देता हूँ टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब करेक्ट है भैया, ठीक है ना। तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम है, तो यहाँ पे हम आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाने वाले हैं, जैसे कि हमने बेसिक में बताया था। वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं भूल गया था लिखना, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है? माल वापस हुआ है, यानी कि मैंने सेल करा था, वो माल वापस हो गया। तो माल वापस हो गया, तो इसी एंट्री को हम क्या मार देंगे? रिवर्स मार देंगे। और यहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिख देंगे? सेल अकाउंट डेबिट कर देंगे, इसके साथ साथ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कर देंगे। चलिए कर देते हैं, तो हम लिख देंगे सेल, और सेल क्योंकि रिटर्न हो रही है, तो यहां परचेज की तरह एक वर्ड जुड़ जाएगा नया, तो यहां पे आ जाएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके साथ साथ आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लेकिन अब क्रेडिट किसे किया जाए? तो भैया पहले कैश जो आया था ना, जो मजे से आपने पॉकेट में रखा था, अब वो कैश वापस कर दो चुपचाप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? टू कैश अकाउंट, अगर कैश था, या फिर हम लिख देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, या फिर जो हमारा डेटर था जिसे हमने पहले डेबिट करा था, अब उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बहुत ही इजी थी। दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो आउटपुट चेंज नहीं होगा डेबिट होने पे, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, यहाँ सेल लिखा था, वहां लिखेंगे हम सेल रिटर्न, क्योंकि बिका हुआ माल वापस आया है। ठीक है, अब करेक्ट है। अब देख लेते हैं फिफ्थ एंट्री, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि कोई भी आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी है, तो आपने अगर कोई एसेट खरीदी है, जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदा हो, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, कुछ भी चीज खरीदी होगी फिक्स्ड एसेट आपने, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? तो ठीक है, जो एसेट होता है उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। इस केस के अंदर क्या करते हैं? जो भी आपका एसेट आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मशीनरी आई है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है ना। फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दो। मान लीजिए सपोज दैट कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर देंगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एसेट ही लिख रहा हूँ इसीलिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी एसेट है। कोई भी एसेट हो उसे डेबिट कर देंगे, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी आई है तो कैश गया होगा, कैश जाएगा तो जीएसटी भी हमारे पास से ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनपुट, क्या लिख देंगे, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। और फिर से वही बात, या तो आप कैश दोगे या आप चेक दोगे या आपने उधार खरीदा होगा, तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर आने वाली है, यानी कि कैश अकाउंट होगा या बैंक अकाउंट होगा या इसके साथ साथ हमारा कोई क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर हम पैसा देंगे, जब हम माल खरीद रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो पैसा हम देंगे, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक है, ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अब देख लीजिए, फॉर एनी एक्सपेंस, यानी कि आपने किसी भी तरीके का कोई भी अगर एक्सपेंस किया है, कुछ खर्चा करा है, तो वो जो एक्सपेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चूंकि आप खर्चा कर रहे हो तो कैश भी दे रहे होगे, आप ही कैश दे रहे हो, तो फिर से इसमें क्या आ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। इसके साथ साथ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। और 2, क्योंकि आपने एक्सपेंस करा है, खर्चा करा है, तो फिर से अगेन आप कैश दोगे या चेक दोगे, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे कैश, यानी कि हमारे पास से कैश चला गया, या फिर बैंक, या फिर आपने अभी कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिटर। कभी कभी ऐसा भी जाता है कि हमने कोई सर्विस कंज्यूम कर ली है लेकिन पैसा भी नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, सोनू मोनू चिंटू पिंटू वगैरह वगैरह। तो ये आपको मैंने 6 एंट्री बताई है, एक फ्लो में, एक नज़र में। और भी बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन आप लोग देखो, एक बात हमेशा याद रखो, जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन की लिमिट नहीं होती, क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं। बुक में देखोगे तो 40-50 मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और अगर आप इंटरनेट ओपन करोगे तो हो सकता है लाखों मिल जाए आपको, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसकी एक लिमिट होती है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कॉन्सेप्ट को समझो। एंट्रीज तो आती रहेंगी और हम लोग बनाते रहेंगे, वो जो फ्लो है कॉन्सेप्ट का वो टूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाएंगे, आप इसे नोट कीजिए। थोड़ा सा और बात करते हैं आगे। तो चलिए, आपकी 6 एंट्रीज हो गई थी, अब देख लेते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़े से यूनिक केसेस हैं ये, ठीक है। तो यूनिक केसेस है, इसलिए मैंने सोचा इसे भी डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, 7th एंट्री जो है वो क्या है, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब होता है प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज का मतलब होता है ड्राइंग, यानी कि जब ऑनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम करता है, तो उस केस के अंदर जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। क्योंकि ड्राइंग है, जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है कोई भी सामान, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो यानी कि ड्राइंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब आप कहोगे ये भी बता दो कि ड्राइंग डेबिट क्यों होगा। तो ड्राइंग डेबिट इसलिए होगा क्योंकि हमने जर्नल एंट्री के अंदर आपको सिखा रखा है कि ड्राइंग जो है एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है जो कि पर्सनल के अंदर आता है। और पर्सनल का जो नियम था डेबिट का, वो था द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए रिसीवर इस बार क्या है, ड्राइंग है, क्योंकि रिसीव करी जा रही है सर्विस या गुड्स, तो इसीलिए ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद गुड्स तो निकल के आ गया, चलिए ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, वहां से क्या कम हुआ, वहां से कम हुआ आपका परचेज, यानी कि जो आपने खरीद के लाए थे माल बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, बेच करके पैसा कमाने के लिए, वो माल अब किसने ले लिया, ओनर ने ले लिया। तो हम परचेज को ही इस बार क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। यानी कि इस केस के अंदर टू परचेज अकाउंट लिखेंगे आप। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी यहाँ पे आपने सेल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माल जा रहा है तो कैश आएगा। ना 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 ना, ऐसा मत करो। होता ये है कि जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो जिस कीमत पे माल आया था उसी कीमत पे उसे दे दिया जाएगा, यानी कि आपका कोई इनकम नहीं हुआ है, बल्कि आपका जो स्टॉक था, यानी कि जो परचेज अकाउंट था, वो क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू परचेज अकाउंट लिख देंगे हम, टू परचेज अकाउंट। लेकिन इसके साथ साथ
जब हम माल खरीद के लाए थे तो हमने जीएसटी भी पे करा था, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। उस बार आपने क्या करा था, उसे डेबिट करा था। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपने लिखा था जब परचेज करा था, याद है ना, पहली एंट्री वही थी। तो इस बार उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू इनपुट ही लिखेंगे, आउटपुट नहीं लिखेंगे। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट लिख देंगे, और इसके साथ साथ हम लिख देंगे टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल सी एंट्री थी, ठीक है। जो हमने जीएसटी दिया था, डेबिट करा था, उसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आउटपुट मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे आप सेल नहीं कर रहे हो मालिक को, बल्कि मालिक को उसके पर्सनल यूज के लिए माल दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ आउटपुट नहीं आएगा, क्या आएगा, इनपुट आएगा। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना, ठीक है। स्टार मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी कि आपने अपनी फर्म के अंदर से कुछ चैरिटी कर दी, गरीबों को दान कर दिया, ठीक है, या डोनेशन बोल सकते हैं इसी को हम। या लॉस बाय फायर, आग लगने से कोई नुकसान हो गया फर्म के अंदर, स्टॉक आपका कम हो गया। और आगे क्या लिखा है, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, यानी कि चोरी हो गई आपके माल की गोडाउन में से। या फिर आपने सैम्पलिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट, हम लिख सकते हैं कि सैम्पलिंग या एडवर्टाइजमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने माल निकाल करके दिया है किसी को। इन सारे केसेस के अंदर आप एक बात ध्यान रखेंगे, वो बात क्या है कि यहाँ पे माल को बेचा नहीं जा रहा है, माल कम हो रहा है लेकिन बेचा नहीं जा रहा है। क्योंकि देखो, चैरिटी कर दी तो माल कम हो गया, आग लग गई तब भी माल कम हो गया, चोरी हो गया तब भी माल कम हो गया, डोनेशन दे दिया तब भी माल कम हो गया, एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने कोई सैंपल दे दिया किसी को, तो वो भी आपका माल कम हो गया। तो माल कम हो गया तो टू परचेज आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, तो इसलिए आउटपुट नहीं लगाएंगे बल्कि इनपुट ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, डेबिट किसे करना है, इनमें से जो भी रीजन होगा उसे हम डेबिट कर देंगे। सपोज दैट चैरिटी, मैं एक वर्ड ले लेता हूँ खाली, कौन सा वाला, चैरिटी वाला। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ओरली बता रहा हूँ आपको। जो भी रीजन होगा उसे डेबिट कर देंगे, यानी कि हम लिख देंगे चैरिटी अकाउंट, डेबिट कर दिया हमने। इस चैरिटी करने से हुआ क्या है, मेरा माल कम हो गया, बिका नहीं है, माल कम हुआ है, तो हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ साथ जब मैं माल खरीद के लाया था तो मैंने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया था, तो उसे भी अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू इनपुट ही लिखेंगे, देखो आउटपुट नहीं लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आउटपुट सिर्फ तब लिखते हैं जब हमारी कोई इनकम होती है, ठीक है, जब हम कुछ कमाते हैं तो उस पर हम देते हैं, सॉरी उस पर हमें मिलता है, ठीक है ना। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये हो गया। इसके साथ साथ टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट। तो ये आपकी जनरल एंट्री बनने वाली है। किस केस में, मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे रीजंस थे, कंप्लीट हो गई। अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री, फॉर एनी इनकम, यानी कि किसी तरह की आपकी कोई कमाई हो जाती है। सपोज दैट उस कमाई का नाम हम ले लेते हैं कमीशन, ठीक है। आपको मान लीजिए कमीशन रिसीव्ड हुई होगी, तो क्या हुआ होगा, कैश रिसीव्ड हुआ होगा जी, या फिर आपको बैंक से चेक मिला होगा, ठीक है, या फिर कोई डेटर, यानी कि इन फ्यूचर हमें देने वाला है वो, तो ये इसे हम डेबिट कर देंगे। कैश मिला है डेबिट कर देंगे, बैंक चेक मिला है डेबिट कर देंगे, या फिर इन फ्यूचर हमें देगा तो वो डेटर भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हम लिख देंगे टू, चूंकि हमारी इनकम है ये, ठीक है, कमाई है, उस कमाई का मैंने नाम क्या रखा है, कमीशन, तो हम लिख देंगे टू कमीशन, पूरा लिख लेना आप लोग, रिसीव्ड, RECEIVED, ठीक है। टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ साथ, मजा आ गया, इसके साथ साथ क्या आएगा, आउटपुट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ी है, कमाई बढ़ी है, यानी कि पैसा आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट, टू आउटपुट CGST अकाउंट एज वेल एज क्या आ जाएगा, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये हो जाती है आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि हमारे इंटर स्टेट के अंदर जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। ये था इंट्रा स्टेट। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इंटर स्टेट के अंदर जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी। ये मार्कर का कलर चेंज करा हमने स्टाइल से। अब देखिए जरा, इंटर स्टेट सेल।
सबसे पहली एंट्री जो लिखी है फॉर परचेज्ड ऑफ गुड्स, यानी कि आपने सपोज दैट माल खरीदा है, दिल्ली के अंदर बैठे हुए हो और यूपी वालों से माल खरीदा है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा इंटर स्टेट सेल हो गया। तो इसके अंदर जनरल एंट्री कैसे बनेगी, देखिए माल खरीदा है तो ये बात पक्की है कि आपका एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो इसे हम डेबिट करेंगे, यानी कि हम लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। आपके पास से कैश जाने वाला है, ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि आपने परचेज करा है, यानी कि एक्सपेंस करा है, खर्चा करा है, तो पैसा भी आपको ही पे करना पड़ेगा, और पैसा आप पे करोगे तो जीएसटी भी आपको ही पे करना पड़ेगा, और उसे भी हम करेंगे डेबिट। लेकिन यहाँ पे जो नाम आएगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल है, तो इसके अंदर हम लिखने वाले हैं आईजीएसटी, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी। प्लीज ध्यान से, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आईजीएसटी, इस बात पे ध्यान दें आप, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाने वाला है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट क्या होगा। तो देखिए आपने माल खरीदा है, ठीक है, माल खरीदा है, तो कैश भी आप दोगे, कैश आप दोगे तो कैश रियल है और वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने कैश दिया है पैसा तो टू कैश, यानी कि कैश कम होगा। सपोज दैट आपने चेक दिया होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा। सपोज दैट आपने कुछ भी नहीं दिया होगा तो आपके वो हो गए क्रेडिटर। वो होता है ना, हम आपके हैं कौन तो हम आपके क्या है, क्रेडिटर है। कौन कहेगा ये, क्रेडिटर्स कहेंगे, हमसे कहेंगे, क्योंकि हमने माल खरीदा है। तो यानी कि यहाँ पर उस क्रेडिटर का नाम लिख दिया जाएगा, सोनू मोनू चिंटू पिंटू जो भी होगा, इसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो माल आ गया, आईजीएसटी हमने पे कर दिया, या तो कैश जाएगा, बैंक जाएगा, या फिर उधार की एंट्री होगी, इन फ्यूचर हम पैसा देंगे उनको, ठीक है। जितना भी अमाउंट आएगा हम लिख देंगे कैलकुलेट करके। सेकंड देख लेते हैं, लिखा है फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी कि आपने अगर कोई माल बेचा है, इस बार दिल्ली में बैठे हो, यूपी में माल बेच दिया, तो यहाँ से माल गया, वहां से क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या मैं जीएसटी को भी डेबिट कर दूं, नो, इल्ले, बिल्कुल मत करना है ऐसा। क्यों, क्योंकि हमारी कमाई है, हमने सेल करा है, तो कमाई है, तो यहाँ पे क्रेडिट करा जाएगा, वो भी आउटपुट, किसे, आउटपुट को। यानी कि हम लिखेंगे पहले टू सेल, यानी कि जो हमने बेचा है, जितने का भी माल बेचा होगा टू सेल अकाउंट आ जाएगा। और इसके साथ साथ हम लिख देंगे टू आउटपुट, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे टू आउटपुट, टू आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि सेल मान लो 1 लाख का है, और मान लीजिए 12,000 रुपये हमारा क्या था, जीएसटी था, तो 1,12,000 से क्या हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ 1 लाख और यहाँ 12,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं हम सेल ऑफ गुड्स का। अब देख लेते हैं लास्ट एंट्री हमारी फॉर परचेज ऑफ एसेट, यानी कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है यूपी से, आप दिल्ली में हो, यूपी से खरीदी है, तो उस एसेट को हम डेबिट कर देंगे, जैसे कि हमने पिछली एंट्री में भी देखा था। तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और एसेट ही नहीं लिखते हैं, समझो बात को, अगर मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। उस एसेट का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसीलिए मैं एसेट वर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा एसेट अकाउंट डेबिट। अब चूंकि मैंने एसेट खरीदा है तो पेमेंट भी मैं करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका इनपुट क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जाएगा क्या मेरे पास से, या तो भैया मैं कैश में पेमेंट दूंगा, या भैया मैं चेक कार्ड करके दूंगा, या इसके बाद मैं पैसे दूंगा ही नहीं, उसे एक डेट दे दूंगा कि भैया मैं इस तिथि पे आपको पेमेंट करने वाला हूँ इन फ्यूचर। तो जब तक के लिए हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं क्रेडिटर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका क्रेडिटर। तो इसी तरीके से इसकी रिवर्स एंट्री भी आप लोग कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जीएसटी क्या होता है और इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। हमने बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी एंट्री के अंदर या किसी वर्ड के अंदर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छे या बुरे, जैसा आपका मन करे। बट
आप अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को अपना प्यार देते रहें और जुड़े रहें अपने इस चैनल के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।